1400 आदमी तो मौत के घाट उसी दिन उतारे 18 नवंबर को। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1962 में इंडिया और चाइना के बीच लड़ी गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई बैटल ऑफ रिजांगला के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में जो वॉर थी वो इसके सभी बॉर्डर एरियाज में छिड़ी हुई थी, चाहे वह नेफा का इलाका हो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, या वो लद्दाख का एरिया हो। मैं आपको आज रिजांगला की लड़ाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि लद्दाख के चुशूल एरिया के पास रिजांगला पहाड़ी पर लड़ी गई थी। इसलिए आज की इस वीडियो में मेरा मेन फोकस लद्दाख वाले एरिया में रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। 1962 में चुशूल एयर स्ट्रिप को सेफ गार्ड करने की जिम्मेदारी 114 ब्रिगेड के अंडर में थी, विच वॉज बीइंग लीडेड बाय ब्रिगेडियर टी.एन. रैना। 114 ब्रिगेड के अंडर में 5 बटालियंस आया करती थी। 12 जम्मू एंड कश्मीर मिलिटिया, 7 जम्मू एंड कश्मीर मिलिटिया, 5 जाट, 1/8 गोरखा राइफल एंड 13 कुमाऊं बटालियन। रिजांगला की लड़ाई के दौरान रिजांगला पहाड़ी पर 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी डिप्लॉयड थे, जिसके कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह थे। और ये लड़ाई मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। क्योंकि ये लड़ाई 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी के द्वारा लड़ी गई थी, इसलिए इस वीडियो में हमारा मेन फोकस 13 कुमाऊं बटालियन के ऊपर ही रहने वाला है। सितंबर 1962 में 13 कुमाऊं बटालियन बारामूला जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉयड थी। 29 सितंबर 1962 13 कुमाऊं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा के पास एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें फौरन ही लेह के लिए मोबिलाइज होने का ऑर्डर मिलता है। लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा फौरन ही अपने ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग कंडक्ट करते हैं और अपने जवानों को एड्रेस करते हैं और लेह के लिए तुरंत ही रवाना हो जाते हैं। 2 अक्टूबर 1962 13 कुमाऊं बटालियन लेह पे पहुंच जाती है। लेह का एल्टीट्यूड अराउंड 11,500 फीट था, इसलिए सोल्जर्स को यहाँ पे खाना पीना दे करके उन्हें एक्लेमेटाइज होने के लिए कहा जाता है और उन्हें बस रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इसके आगे जहाँ उन्हें जाना था उसका एल्टीट्यूड इससे कहीं ज़्यादा होने वाला था। इसी तरह 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की तरफ से नेफा और लद्दाख के इलाकों में जंग छेड़ दी जाती है। लद्दाख के चुशूल में पड़ने वाली पेंगोंग लेक, जो कि लद्दाख की सबसे बड़ी झील है, उसके नॉर्थ साइड में श्रीजाप तथा उसके साउथ साइड में यूला पोस्ट पर चाइनीज सोल्जर्स का अटैक होता है। 20 अक्टूबर 1962 को चाइनीज फोर्सेस के द्वारा श्रीजाप और यूला के पोस्ट पर बहुत ही तेजी से अटैक किया जाता है। जैसा कि श्रीजाप के पोस्ट पे 1/8 गोरखा राइफल की डेल्टा कंपनी डिप्लॉयड थी, जिसके कंपनी कमांडर मेजर ध्यान सिंह था। 20 अक्टूबर 1962 को 1/8 गोरखा राइफल की डेल्टा कंपनी मेजर ध्यान सिंह थापा के लीडरशिप में श्रीजाप पोस्ट पर डिप्लॉयड थी। यहाँ पर चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा हो रही इंटेंस बॉम्बिंग के कारण डेल्टा कंपनी ब्रिगेड हेडक्वार्टर से अपना कनेक्शन खो बैठती है, जिसके बाद बटालियन हेडक्वार्टर डेल्टा कंपनी के स्टेटस को चेक करने के लिए 2 स्टॉर्म बोट्स को भेजते हैं। ये बोट्स आधे रास्ते ही पहुंची थी कि दूसरी तरफ से चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा ओपन फायर कर दिया जाता है, जिसमें एक बोट वहीं पे डूब जाती है और इसके सभी क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी बोट बटालियन हेडक्वार्टर लौटने में सक्सेसफुल रहती है। इसके बाद में डेल्टा कंपनी के सभी सोल्जर्स को मार्टियर घोषित कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि मेजर ध्यान सिंह थापा अलॉन्ग विथ हिज 2 सोल्जर्स वाज मेड प्रिजनर, और इसके बाद में मेजर ध्यान सिंह थापा को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 24 अक्टूबर 1962 को चार्ली कंपनी, जो कि मेजर शैतान सिंह के अब्सेंस में कैप्टन प्रेम कुमार के द्वारा लीड की जा रही थी, रिजांगला के लिए निकलती है। ये एक प्लेटून साइज डिप्लॉयमेंट था, जिसमें कैप्टन प्रेम कुमार अपने एक प्लेटून कमांडर नायब सूबेदार सूरज राम के साथ रिजांगला के लिए निकलते हैं। रिजांगला पर पहुंचने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में ही वे नायब सूबेदार सूरज राम के साथ में रिकॉनेसेंस करते हैं और अपने प्लेटून्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में प्लानिंग करते हैं। वहां पर कैप्टन प्रेम कुमार को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ऑडिमा के साइंस शो होना शुरू हो गए थे, जिसके कारण उन्हें वहां से तुरंत ही इवैक्यूएट कर लिया जाता है। इसके बाद ही मेजर शैतान सिंह बाकी के अपने सोल्जर्स और अपने 2 अदर प्लेटून कमांडर्स नायब सूबेदार हरिराम एंड नायब सूबेदार रामचंद्र के साथ में पहुंच जाते हैं।
और अब चार्ली कंपनी की स्ट्रेंथ 75 सोल्जर्स की हो गई थी। दूसरी तरफ 26 अक्टूबर को ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मीटिंग होती है जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा अपने 13 कुमाऊं बटालियन की सभी कंपनी के डिप्लॉयमेंट के बारे में ब्रिगेडियर टी.एन. रैना को बताते हैं। वे बताते हैं कि उनकी अल्फा कंपनी मेजर जी.एन. सिन्हा के लीडरशिप में बटालियन हेडक्वार्टर में डिप्लॉयड, ब्रेवो तथा डेल्टा कंपनीज की लीडरशिप कैप्टन रघुनाथ वी जतार के हाथों में है और वे मैगर हिल पर डिप्लॉयड हैं, और चार्ली कंपनी मेजर शैतान सिंह के लीडरशिप में रिजांगला पर डिप्लॉयड है। 13 कुमाऊं बटालियन के ट्रेनिंग सेंटर रानीखेत से 47 सोल्जर्स को उनके फाइनल स्टेज ऑफ ट्रेनिंग से ही निकालकर रेजांगला में भेजा जाता है। रेजांगला पर पहुंचने के बाद मेजर शैतान सिंह इन सोल्जर्स को रेस्ट करने के लिए और एक्लेमेटाइज होने के लिए बोलते हैं। इन्हें 10 दिनों के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं दिया जाता है। 6 नवंबर 1962 को कमांडिंग ऑफिसर और ब्रिगेडियर मैगर हिल पर विजिट करते हैं और कैप्टन रघुनाथ वी जतार को फील्ड मेजर के रूप में प्रमोट करते हैं। 10 नवंबर 1962 तक चार्ली कंपनी ने ट्रेंच बनाने और प्लेटून और सेक्शन को डिप्लॉयमेंट का सारा काम कंप्लीट कर लिया था। चार्ली कंपनी के प्लेटून 7 को नायब सूबेदार सूरज राम लीड कर रहे थे, प्लेटून 8 को नायब सूबेदार हरिराम और प्लेटून 9 को नायब सूबेदार रामचंद्र लीड कर रहे थे। हर प्लेटून के अंदर 3 सेक्शंस हुआ करते थे। 11 नवंबर 1962 को 13 कुमाऊं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा चार्ली कंपनी को रेडियो के द्वारा एड्रेस करते हैं। वे चार्ली कंपनी को बताते हैं कि अगर सिचुएशन अनटेनेबल होती है तो दे कैन विड्रॉ। 17 नवंबर को प्लेटून 7 के ऑब्जर्वेशन पोस्ट में चाइनीज साइड में भारी संख्या में चीनियों के हलचल को देखा। 18 नवंबर रात के 2 बजे चाइनीज सोल्जर्स प्लेटून 8 की तरफ से अप्रोच करते हैं। ऑब्जर्वेशन पोस्ट इसकी जानकारी तुरंत ही प्लेटून कमांडर को देता है और प्लेटून कमांडर उनके इंटेंशन क्लियर होते ही उन पर अटैक करने के ऑर्डर्स देते हैं। इस तरह से चाइनीज की इस पहली कोशिश को नाकामयाब किया जाता है। इसी दौरान कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह बटालियन हेडक्वार्टर से भी लगातार कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो चाइनीज सोल्जर्स वेल इक्विप्ड होते हैं और ये सेल्फ लोडेड राइफल्स का प्रयोग कर रहे थे, जहां भारतीय सैनिक 303 ली इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग कर रहे थे। चार्ली कंपनी के हर प्लेटून के पास 2 इंच मोर्टार था और चार्ली कंपनी के पास 2 3 इंच मोर्टार्स थे और 9 LMG गन्स थी। इसी के साथ चाइनीज के अटैक की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई और चाइनीज ने प्लेटून 7 और प्लेटून 8 पर भी कब्जा कर लिया। अब प्लेटून 9 और कंपनी हेडक्वार्टर बचे हुए थे। इसी के साथ ही बुलेट लगने से कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भी घायल हो जाते हैं। उनको 5 जवानों के साथ कैरी किया जाता है, लेकिन कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह जानते थे कि ही कैन नॉट बी सर्वाइव, तो उन्होंने अपने पर्सनल पिस्टल को सोल्जर्स को दिया और उन्हें बटालियन हेडक्वार्टर में जाकर जमा करने के लिए कहा और उन्हें यहाँ से फौरन ही निकलने के लिए कहा, क्योंकि चाइनीज सोल्जर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसमें प्लेटून 9 के प्लेटून कमांडर नायब सूबेदार रामचंद्र और सिपाही निहाल सिंह चाइनीज के द्वारा प्रिजनर बना दिया जाता है। इसके साथ ही दूसरे दिन सिपाही निहाल सिंह चीनियों के कब्जे से निकलकर भागने में सफल रहते हैं। 10 फरवरी 1963 जब इंडियन आर्मी रेजांगला पर पहुंचती है, they saw Indian soldiers still holding guns in their hand and taken bullet in their chest. वे वहां पर देखते हैं कि इंडियन सोल्जर्स लगभग अपने ट्रेंच से निकल करके 10 मीटर आगे तक गए हुए हैं। ब्रिगेडियर टी.एन. रैना के द्वारा सभी सोल्जर्स का एक मास क्रिमेशन होता है और मेजर शैतान सिंह की बॉडी को जोधपुर भेज दिया जाता है, जहां पर उनका क्रिमेशन होता है और बाद में मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। This is the true story how 120 Indian soldiers faced 5,000 Chinese troops.